नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 18 दिसंबर है और आज ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपकी आने वाले टाइम में ग्रुप डी की एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको आज की तीनों शिफ्टों का निचोड़ तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ जो मैथ के क्वेश्चन जो कॉमन है, लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो जल्दी से जुड़िएगा और आज के क्वेश्चन की शुरुआत करिए। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर क्वेश्चन ये हमारे पास है, ये कि इसका हमसे चतुर्थानुपाती पूछा है। यानी आपने देखा कि पिछले 3-4 दिन से एक क्वेश्चन इनका पूछा ही जा रहा है। वैसे मैं आपको इसको 2 से 3 बार पहले भी पढ़ा चुका हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है, मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाता है, क्योंकि 3 के अलावा चौथा अनुपात कोई पूछ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में वापस से प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस किस चीज़ की प्रैक्टिस? सर मान लीजिए आपसे पूछा जाए तृतीय अनुपाती, कौन सा अनुपाती आपके पास है? सर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए तृतीय अनुपाती, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए चौथा अनुपाती, तो फिर आपको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक आपसे पूछेगा ये मध्यानुपाती, एक क्या पूछेगा आपसे? मध्यानुपाती। ध्यान रखिएगा कि तीसरे में और चौथे में अगर आपसे तीसरा अनुपात पूछा जाए तो आप पहली संख्या का भाग लगाओगे। अगर आपसे चौथा अनुपात पूछा जाए तो भी आप पहली संख्या का भाग लगाओगे। मैंने क्या कहा आपसे? अगर आपको तीसरा अनुपात निकालना तो उसमें जो भी पहली संख्या होगी उसका आपको भाग लगाना है। चाहे वो चौथा अनुपात पूछे तो भी आपको किसका भाग लगाना? पहली संख्या का। किस चीज में भाग लगाना है? अगर आपसे तीसरा अनुपात पूछ रहा तो आप भाग लगाओगे बी को 2 बार रिपीट करके, यानी बी की घात 2 बी स्क्वायर में। अगर आपसे चौथा अनुपात पूछा जाए तो आप पहली संख्या का भाग लगाओगे दूसरी संख्या में और तीसरी संख्या में। और अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो पहले आप अंडर रूट का निशान लगाओगे और इसमें ए और बी लिखोगे, दोनों संख्या को आप गुणा करोगे। यहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि आप देख रहे हो कि इस अनुपात में और इस अनुपात में सिर्फ 2 ही संख्या है, ए और बी। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे वो तीसरा अनुपात या फिर मध्य अनुपात पूछेगा तो सिर्फ 2 ही संख्या दी हुई मिलेगी। अगर उसको चौथा अनुपात पूछना है तो फिर वो 3 संख्या आपको देगा। पहली संख्या को ए मानोगे, दूसरी को बी, तीसरी को सी, और चौथी संख्या वो आपसे पूछता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस तरीके से तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती के क्वेश्चनों के फॉर्मूले रट्टा मार लोगे। अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो हम पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर हमसे चतुर्थ अनुपाती पूछा है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमको पहली संख्या का भाग देना है। पहली संख्या क्या है आपके पास? 4। किस में भाग देना? दूसरी संख्या में और तीसरी संख्या में। तो ये कितनी बार कटेगा आपके पास? 4 बार। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा? 36। कितना इजी क्वेश्चन है आपके पास है। तो आने वाले टाइम में कल जिनकी एग्जाम है 19 दिसंबर को, खास करके इस क्लास को जरूर देखें। इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डबल एक्स की स्पीड में देख लें, फटाफट रिवीजन करके क्वेश्चनों को जरूर जाएं आप। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। सर इसमें चतुर्थ अनुपात है आपके पास है, तो पहली संख्या का भाग देना है दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। आराम से होमवर्क करके अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे पूछा तो चतुर्थ अनुपात है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने घुमा दिया था कि मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाए। तो पहली संख्या क्या है आपके पास? 4 है। 4a और 16a का चतुर्थानुपाती कितना दे रखा है हमको? 81 दे रखा है, 81 दे रखा है। तो जहां आप चतुर्थानुपाती लिखते हो ना, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अंडर रूट। देखिए चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सर पहली संख्या का भाग देते हैं हम दूसरी में और तीसरी में। तो इसकी जगह पर कितना रखना है आपको? 81 रखना है, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। पहली संख्या का मान कितना आपके पास है? 4 है। और ये किसका मान कहलाएगा? बी का। और ये किसका मान कहलाएगा आपके पास? है सी का। तो बी का मान कितना आपके पास है? ए है। और सी का मान कितना आपके पास है? 16a है। इससे आप इससे कितनी बार उड़ाओगे? 4 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि ए का मान पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं सर 81, और देखिएगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है? 4, और ये हो जाएगा आपके पास है 1 की घात 2। ये बट्टे में आएगा आपके पास है 4, तो यहाँ जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा आपके पास। जब आप ये बताइए 1 की घात 2 का मान इतना है, तो इसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो इधर तो a आ जाएगा, इसका वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास है? सर 9। और इसका कितना होता है? 2। तो बस यही आपका आंसर, यानी a का मान हो जाएगा 9/2, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा।
तो चतुर्थ अनुपाती का क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्या है आपके पास में क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पा जाइए। मैंने कहा ना कि आप इस क्लास को XX की स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपके आने वाले टाइम में ग्रुप डी का पेपर है तो आप 27 नवंबर से लेकर आज तक मैंने जितनी भी क्लासें पढ़ाई उन क्लासों को आप फॉलो कर रहिएगा। मेरी 100% गारंटी है कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। एक दो मैंने जो चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं उन चैप्टरों को मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए, एक तो सबकी ये शिकायत आ रही है सर एक चतुर्भुज का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जा रहा है और आपने चतुर्भुज से रिलेटेड नहीं बताया, तो मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले देखिएगा एक चतुर्भुज का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए आपके पास है ये कोई एक चतुर्भुज है, ये क्या है हमारे पास चतुर्भुज है। इसमें आपको यहाँ का ये जो कोण है ना, ये मान लीजिए कितना दे रखा है आपको 37.5 डिग्री दे रखा है, और ये वाला कोण है, इनका अनुपात दे रखा है आपको 7:8। कितना अनुपात दे रखा है आपको 7:8 दे रखा है। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा कि इनके बीच का जो कोण है ना वो तो 37.5 है। इनका कोण कितना 37.5 है, और इन दोनों कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो 7:8 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको 7:8 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है इन दोनों कोणों का अंतर पूछा है। या तो किसी क्वेश्चन में अंतर पूछ रहा है या किसी क्वेश्चन में योग पूछ रहा है, तो उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इतना आप बात ध्यान रखिए कि ये जो दे रखा है ना इसका डबल इन दोनों का योग होता है। जैसे हम इसको 7x मान लेते हैं इसको, और इसको हम 8x मान लेते हैं, तो 7x और 8x कितना हो जाएगा आपके पास है 15x। तो ये जो 15x है ना आपके पास, 15x का मान इसका डबल होगा, यानी इसका डबल कितना हो जाएगा आपके पास 75। तो x का मान कितना आएगा आपके पास है 5। अगर x का मान आपके पास 5 आ गया तो वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे पूछा कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बताइए 8x में से आप 7x घटाओगे तो 1x का अंतर है, यानी आपका आंसर कितना आएगा उसमें 5। एक बार फिर से मैं आपको बिल्कुल प्यार से रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। हर स्टूडेंट कह रहा है सर वो चतुर्भुज वाला और आपने वॉशिंग मशीन वाला वो 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, तो वॉशिंग मशीन वाला भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। हाल फिलहाल आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक चतुर्भुज आपको दिया हुआ मिलेगा, इसमें यहाँ का ये कोण है, ये जो भी दिया हुआ मिले ये आपके पास में इनका क्या होता है आधा होता है, यानी इन दोनों का कोणों का जो योग होगा, इन दोनों कोणों को जब आप जोड़ोगे ना तो इसके डबल के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ 25 दे रखा है तो इन दोनों का योग कितना है सर, इसका अनुपात दे रखा था कि यहाँ पर एक तो 7 है और एक 8 है, तो इसको हमने क्या मान लिया कि सर ये 7x है और ये कितना आपके पास है 8x है। तो दोनों को आप जैसे ही जोड़ोगे 7x और 8x को, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 15x हो जाएगा। 15x का मान 75 कहाँ से आया, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो ये जो बीच का कोण दिखाई दे रहा है इसका डबल होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये कोई एक और क्वेश्चन है आपके पास, इस तरीके से क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपके पास है 25 है, ये आपके पास है यहाँ पर 2x है और ये कितना आपके पास है 3x है। मैंने ये कहा कि दोनों कोणों का अंतर बताऊं, तो आप क्या करोगे पहले दोनों को जोड़ोगे तो 5x, तो 5x का मान 25 का डबल कितना होता है आपके पास 50 होता है, तो x का मान कितना आएगा आपके पास 10। तो x का मान जो 10 आएगा ना वो इनका अंतर ही है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे इनका योग पूछ ले तो योग पूछ ले तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का टोटल करिए। योग पूछ लेगा तो बहुत ही इजी है। अगर आपसे ये पूछ ले कि इन दोनों का योग कितना, तो बीच का जो भी दे रखा है उसका डबल कर देना। भाई योग ही तो निकाला आपने, ये जो 5x है तो 5x का मान 50 है, ये योग ही कहलाता है। तो या तो योग पूछेगा या अंतर पूछेगा। किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछ ले कि आप ये बताओ कि ये वाला कौन कौन सा है, तो जब x का मान 5 आ गया तो ये 35 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो ये तो हो गई चतुर्भुज वाली टेंशन खत्म कि कल अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। चलिएगा तो फिर आप आ जाइएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपके पास है सर, इसका मध्यानुपाती पूछा है। आप बताइए मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं सर, रूट लेते हैं दोनों संख्या को उसके अंदर ले जा करके गुणा कर देते हैं, तो ये 64 हो जाएगा। 64 में से बाहर कितना आएगा आपके पास है 8, तो देखिएगा आपके पास 8 आंसर है। लेकिन थोड़े से अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये 10 में आ गया, क्या है आपके पास पहली संख्या दूसरी संख्या का मध्यानुपाती तथा इसके मध्यानुपाती के बीच में भी आपको अनुपात बताना है कि अनुपात कितना होगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। जो कल जिनके स्टूडेंटों की क्लास है जरूर पढ़ के जाना। मैं तो आपसे ये कहूँगा XX में रिपीट कर जाना चाहे तो सर मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, 2 बार मध्यानुपाती निकलेगा, एक बार तो इन दोनों संख्याओं का निकलेगा, एक बार उन दोनों संख्याओं का। तो हम पहले इन दोनों संख्याओं का निकाल लेते हैं। 1.21 और गुणा कितना आपके पास है 0.09,
अनुपात का निशान, वापस आप निकाल लीजिए उधर जो संख्या है आपके पास है, कितना आपके पास है सर 0.16 और मल्टीप्लाई करना 0.36 से। आप देखिए इसमें से वार कितना आएगा सर, इसमें से जो वार 121 का कितना होता है 11, तो 1.1 बाहर आ जाएगा, और 0.09 है, दो दो के जोड़े बनते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो 9 में से वार कितना आएगा 3, और यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्योंकि रूल ये होता है आपके पास में कि वर्गमूल के अंदर अगर 2 अंक छोड़ के दशमलव है वर्गमूल के भीतर, तो फिर 1 अंक छोड़ के दशमलव लगता है। अगर मान लो 4 अंक है तो 2 अंक छोड़ के, 6 अंक है तो 3 अंक छोड़ के, 8 अंक है तो 4 अंक छोड़ के, यानी कि सम संख्या में ही दशमलव लगता है। आप ये कह दो कि मान लो कोई स्टूडेंट ये कह देगा कि सर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता तो इसमें से वार कितना आएगा, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते सोल्व, क्योंकि दशमलव के बाद आपके पास है 2 अंक होने ही चाहिए। अगर आपको पूरा पूरा वर्गमूल निकालना है और पूरा पूरा घनमूल निकालना है तो दशमलव का, देखो नाम से ही पता है घनमूल, तो दशमलव के बाद 3 अंक, वर्गमूल दशमलव के बाद 2 अंक होना अनिवार्य है। तो फिर सर हम क्या करेंगे, ठीक है 16 में से वार कितना आएगा 4, और 1 दशमलव यहाँ लगेगा, 36 में से वार कितना आएगा आपके पास 6। अब आपसे इनका अनुपात पूछा, देखिए ये सारे दशमलव आप आराम से काट सकते हो कि सर सभी दशमलव आपके पास कट जाएंगे। अगर सभी दशमलव कट गए तो और कुछ कट रहा तो काट दो, 3 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 2 बार। अब कुछ नहीं कट रहा तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8, तो 11 अनुपात 8 जो कि किस ऑप्शन में, जो कि हमारे पास सर इस ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है आपको बड़े प्यार से। क्या था क्वेश्चन, किस चीज का था आपके पास, मध्यानुपाती का था। ये क्या है का तीसरा समानुपाती के कितना है, तीसरा समानुपाती का मतलब क्या है कि सर स्पष्ट है कि इसने आपसे क्या पूछा है, सर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको तीसरा अनुपात बताना है। तीसरा अनुपात हम कैसे बताते हैं, पहली संख्या का भाग लगाते हैं, किस चीज में लगाते हैं, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। आप इसको काटापेटी कर लीजिए, 8 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 8 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा 10 बार। तो फिर बताइए कितना आंसर आएगा आपके पास है 50। कितना आंसर आएगा 50, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है बड़े प्यार प्रेम से आप क्वेश्चनों को सरल करिएगा। और एक क्वेश्चन परसों की शिफ्ट में यह भी पूछा गया था, जो अब से 2 से 3 दिन पहले, आज कितनी तारीख है 18 है ना, 16 तारीख को शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था सेम, आपके पास करना क्या था, आपके पास एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। इसमें तो सीधे एक्स का मान पूछा है, उसमें कुछ ऐसे डाटा लिखा हुआ था, ये एक्स और ये 3x+2 ऐसे कुछ था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना क्या है, इसमें सर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लगेगा। तो जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है x की घात 2 बन जाएगा, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है ये इतना, और ये आपके पास है इतना हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, अगर हम यहाँ से ये इस 2 को हटा देते हैं तो ये 2 जैसे ही हटेगा तो इधर आपके पास है वर्गमूल का फॉर्मेट बन जाएगा इधर जाते ही। अब आप इसमें से देखिएगा कि कैसे करोगे सॉल्व। अब आप ये कहोगे सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि दशमलव के बाद आपके पास है एक ही अंक रहेगा, वो दशमलव के बाद 2 अंक होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर आपने कैसे बोल दिया। भाई आप ये देखिए इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, अगर इसमें दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ तो 1 ही अंक उधर है, एक ही अंक इधर है, ताकि आप इनको 2 अंक काउंट कर सके। कैसे काउंट कर सके कि देखिएगा, ये आपके पास है 289 है, दशमलव हटेगा तो नीचे कितना बढ़ेगा 10, और ये आपके पास है इतना है, दशमलव का निशान हटेगा तो 10 बढ़ेगा। देखो इसलिए है ये आपके पास, ऐसा नहीं है कि मान लो ये यहाँ लगा देता और ये यहाँ लगा देता फिर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं आता, दशमलव में आता है। तो सर अब क्या करना है, 289 में से वार कितना निकलेगा 17, और 361 में से वार कितना निकलेगा 19, और डबल 10 में से वार कितना निकलेगा 1 10। बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 9 कितना होता है 153, हासिल की कितनी लग जाएगी 15, 17 एकम 17, 17 और 15 कितना होता है 32 होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1 दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो 32.3 किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन करिए, ये रहा आपके पास है एक हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन। पूछा क्या है सर, तीसरा ही अनुपात पूछा है वापस, लेकिन तीसरा अनुपात निकल जाए उसका भी आपको वर्ग बताना है। तीसरा अनुपात कैसे निकालोगे, पहली संख्या का भाग लगाओगे, दूसरी संख्या को कितनी बार रिपीट करके 2 बार, 12 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 4 बार, फिर ये कहा है कि 4 का भी आप वर्ग करो, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, किस ऑप्शन में आपके पास, इस ऑप्शन में। ध्यान रखिए, देखो एग्जामिनर बहुत होशियार है, उसने 4 भी दे दिया, कि हो सकता है कि स्टूडेंट ये सोचे कि तीसरा ही अनुपात पूछा है, लेकिन आगे भी क्वेश्चन को पढ़िए, तीसरे अनुपात का वर्ग पूछा है।
तीसरे अनुपात का क्या पूछा है आपसे, वर्ग पूछा, ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाइएगा आप अगले क्वेश्चन पे। देखिए अनुपात समानुपात में से ज्यादातर 3 टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। एक तो तृतीय चतुर्थ अनुपात से रिलेटेड, एक आपके पास है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें ए बी का मान बी सी का मान दिया होगा और ए बी सी का आपको मान निकालना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे, देखो देखिए करना क्या है आपको, सर हमसे इसने ए बी सी का मान पूछा है तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा दिन है नहीं आपके पास, तो सीधे जो चीज़ जैसे समझ आए ना वैसे समझ के पेपर को आप सोल्व करना सीखो पहले। तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान कितना आपके पास है 3:4 है, तो यहाँ 3:4 लिखना, जहां से खत्म किया वहीं से स्टार्ट करना। बी अनुपात सी कितना आपके पास है 4:1, तो 4:1 लिखना। अब इसको सरल करने से पहले ये देख लेना कि ये बीच वाली लाइन समान तो नहीं है, जैसे यहाँ भी 4 है यहाँ भी समान 4 है, तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना, ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 था तो 4 ही है और 1 है, बस यही आपका आंसर है। अगर मान लीजिए ये लाइन आपकी समान आ गई, जैसे बी के नीचे 4 के नीचे 4 आ गया, तो क्वेश्चन को बिल्कुल सरल मत करो, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। आप ये कहोगे मान लो सर समान नहीं आई तो क्या करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, यानी आप ये कह सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना आपके पास है 3:2, तो यहाँ 3:2 लिखना। बी अनुपात सी कितना आपके पास है 4:5। अब समान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देखो कौन कौन सी जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो यहाँ पर कितना आएगा, इस पड़ोसी को भरना है 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जगह खाली है ना वहाँ पास की संख्या भरो, ऊपर नीचे की संख्या नहीं आती है कभी, पड़ोस की संख्या, यानी पड़ोसी आपके घर पे कब्जा कर लेता है, प्लॉट पे कब्जा कर लेता है, एक तरीके से सबसे ज्यादा दबदबा पड़ोसी ही बनाता है, आपके ऊपर कोशिश करता है दबदबा बनाने की, तो पड़ोसी को यहाँ बिठाओ। यानी आप ये कह सकते हो सर यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 4, जैसे ही आपने जमा दिया इसके बाद आप एक काम करो, पूरी लाइनों को गुणा कर दो, कुछ कट रहा है तो काटने की कोशिश जरूर करें लेकिन मत काटो आप ऐसे करोगे, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 12, इसका कितना 8, इसका कितना 10, अब लास्ट में जाके काट लेना, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से कितनी बार 5 बार, तो ये फाइनली आपका आंसर है 6, 4, 5, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन अब आप गलत करके नहीं आओगे। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके पास है अनुपात अनुपात के, यानी एक में एबीसी पूछा जा रहा है, एक में तृतीय चतुर्थ अनुपात पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिला है जिसमें आपके पास है टोटल राशि है इस तरीके से, क्या है 5400 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का तो 6 गुना, क्यू का 3 गुना और 8 का आर का 8 गुना बराबर है। इस क्वेश्चन को कैसे सरल करोगे, सर ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पी का 6 गुना, पी का 6 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 6p, बराबर है आपके पास है क्यू का 3 गुना यानी 3q, बराबर है आपके पास है 8 और आर हो जाएगा। मुझे आप ये बताइएगा क्या मैंने आपको ऐसे मान निकालना नहीं सिखाया, अगर नहीं भी सिखाया है, पहली बात तो मैं सिखा चुका हूँ, अगर आपने मेरा कोर्स खरीद रखा होगा तो भी मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए अभी तक, आज जो क्लास पढ़ाई थी उसी में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, लेकिन फिर भी आपने कोर्स नहीं खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से समझो। देखिए सर हमारे पास है 6p बराबर 3q बराबर 8r है, हमको यहाँ से किसका मान चाहिए, p का भी चाहिए, q का भी चाहिए और r का भी मान चाहिए। तो सिंपल सा तरीका सुनिएगा, अगर p का मान निकालना तो p के अंक को छिपा लो, बाकी को गुणा कर दो आप, तो आप ये कह सकते हो 3 को आप 8 से गुणा करो कितना आएगा आपके पास है 24 आएगा। अगर q का मान निकालना कितना आएगा आपके पास है 48 आएगा। जिसका मान निकालना उसके अंक को छिपा लो, बाकी अंकों को आप गुणा कर दो। अब आप खुद बता दीजिएगा कि मुझे कि इसका मान कितना आएगा, तो आप ये कहोगे सर दोनों गुणा करेंगे तो 18। अब कुछ कट रहा तो जरूर काटे, 6 से बिल्कुल दिख रहा है आपको ये 4 बार, 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 8 बार और 6 से कितनी बार कटेगा 3 बार, यानी ये p की यूनिट है, ये q की यूनिट है और ये r की यूनिट है। इस यूनिट में आपको इस राशि को बांटना है, कितनी राशि को बांटना है 5400 को। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, राशि बट्टे में यूनिट और जिसका मान निकालते हैं हम उससे क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो दी गई राशि कितनी आपके पास है 5400 है, 5400 का क्या नाम है टोटल राशि है, तो टोटल राशि बट्टे आपके पास है टोटल आएगा, तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा 12, 12 3 कितना होता है 15, 12 3 कितना 15। अब जिसका भी आपको मान निकालना उसको आपसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मान निकालना है यहाँ पर आर का, आर का मान कितना आपके पास है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास 5 बार, 5 से आप काट लीजिए, देखिए 5 से कम 5, 0 8 और 0,
तो इस तरीके से आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपकी एग्जाम में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, रिवीजन जरूर करके जाए इस क्लास का आप। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला आय व्यय और बचत से रिलेटेड, पहले क्वेश्चन देखने को मिला था, हो सकता है कि कल भी देखने को मिले। मैं स्पीड में सिर्फ एक सिंगल तरीका समझा रहा हूं इसको सॉल्व करने का, क्या हो सकता है। कभी भी आपका अगर आय व्यय बचत का क्वेश्चन आया तो आप फिक्स रट्टा मारोगे, हमको ऐसे करना है क्वेश्चन को। दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात कितना है, 4:5 है। सबसे पहले आप इनकी आय का अनुपात यहां लिख देना, यानी कि आप ये कह सकते हो इनकी आय का अनुपात कितना आपके पास है सर, 4:5 है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, सर इनके खर्चे का अनुपात 7:9 है। इनका जो खर्च है उसका अनुपात कितना आपके पास सर, इनकी जो खर्च का अनुपात है ना वो आपके पास है 7:9 है। और फिर लास्ट में क्या दी हुई है सर, इनकी बचत दी हुई है। यानी कि एक आदमी जिंदगी भर 3 काम करता है, कुछ कमाता है, फिर उड़ाता है, फिर बचाता है। तो कुछ कमाता है, उड़ाता है और बचाता है। तो वो ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है, यानी कि जो भी बचत है, इसकी बचत कितनी आपके पास है, 50 है, इसकी बचत भी कितनी है, 50 है। ऐसे क्वेश्चन को पूरे को जमाना आप, और कुछ भी चेक मत करना। मैं दो तरीके नहीं बता रहा हूं वो डिफरेंस वाला, सिर्फ एक सिंगल तरीका बता रहा हूं जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका होता है वो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे है सर, इसको आप इससे गुणा करो, इसको आप इससे गुणा करो, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपके पास 36 और ये 35, और 36 में और 35 में कितने का अंतर है, 1 का। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया है। इसको मैंने इससे गुणा किया, 35 आया था, इसको मैंने इससे गुणा किया, 36 आया था, तो 36 में से 35 घटा दिया तो 1 आ गया। फिर से देखिए, इसको हमने इससे गुणा किया, इसको हमने इससे गुणा किया, 9 छिक्की कितना होता है आपके पास है 54, 9 पंजो कितना होता है आपके पास 45, और ये कितना होता है आपके पास है 35। 45 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास है 10। लेकिन यहाँ पर कितना आपके पास है, इसका मतलब हमारे पास कितना बच रहा है सर, हमारे पास है 100 बच रहा है। कैसे बच रहा है, देखिए ये है आपके पास 4500 और ये है आपके पास 3500, इसमें से ये घटाओ कितना आएगा 100। अब करना क्या है आपसे, सर उनकी मासिक आय पूछी है, यानी कि पहला जो व्यक्ति है उसकी मासिक आय कैसे आएगी। अब आगे जमाने का ये तरीका है कि यहाँ जो बड़ी राशि है ना, बड़ी राशि बट्टे में आएगी छोटी राशि, जिसका मान निकालना उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। आपको इसका मान निकालना है, पहले क्या आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपके पास है 400 आएगा, दो जगह दे रखा है कोई बात नहीं। दूसरी बार 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे क्या आ जाएगी, वही सेम बड़ी राशि बटे छोटी राशि। तो हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। हमने क्या किया, एक बार ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उनका अंतर लिया, फिर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उनका अंतर किया। बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, जिसका मान निकालना है उससे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन से मैं आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा आ जाता है, देखो यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सेम तरीके से क्वेश्चन को जमाइए। आय का अनुपात कितना आपके पास है सर, 10:6। अब ये मत कहना कुछ कि सर इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक तरीका लेके चल रहा हूँ क्योंकि कल या परसों आपको एग्जाम है। अभी मुझे ज़्यादा नहीं सिखाना कि देखो इसमें डिफरेंस वाला तरीका लगा दो, अंतर समाने का नहीं है, नहीं लगाना, सिर्फ एक सिंगल तरीका सीखो। और उनके खर्च का अनुपात कितना है सर, उनके खर्चे का अनुपात है आपके पास 18:10 है, ठीक है। और वे यदि क्रम से 5200 रुपये 3600 रुपये बचाते हैं, यानी इस बार बचत अलग अलग है। इस बार बचत अलग अलग कैसे, एक की तो 5200 है बचत और दूसरे की कितनी है सर, दूसरे की 3600 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, उन दोनों की आय पूछी है, उन दोनों की आय पूछे, आय का योग पूछा जा रहा है प्रेजेंट में। तो क्या करना है, इसको तो इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। 18 छिक्की कितना होता है 108 और ये 100। तो आप ये बताइए 108 में 100 जाएगा तो कितना आएगा 8, यानी ऊपर का अंतर तो आपके पास 8 आ गया। नीचे का अंतर देखिए, इसको तो इससे गुणा करोगे, इसको आप इससे गुणा करोगे, तो कौन सा वाला बड़ा आना चाहिए, इसका मान ज़्यादा आएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। देखिए सर जीरो, ये जीरो, 18 छिक्के कितना होता है 108, हासिल की कितनी लग जाएगी यहाँ के पास है 10, 18 तिया 54, 54 और 10 कितना होता है यहाँ के पास है सर 64। इसको इससे गुणा करो कितना हो जाएगा यहाँ के पास है 1 0 2 0 3 0 और ये 52। इनका लेना आपको अंतर, अगर आपको इनका अंतर लेना तो 1 0 1 0 8, ये 2 और ये कितना बचेगा 1, यानी कि 12,800। सर यहाँ से हमारे पास है कितना आया 12,800। अब हम क्या करते हैं, बड़ी राशि बट्टे में छोटी राशि
और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको चाहिए दोनों क्या है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। पहले हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो 8 से काट दीजिए, देखिए इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम में 8 4 बच जाएगा सर, 8 छिक्के 48 यानी 1600। यानी हम ये कह सकते हैं एक जीरो और लगा दो तो 16,000। तो किस ऑप्शन में 16,000, सिर्फ सर इसी ऑप्शन में है बस, और किसी में नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर 16 की जगह पे एक बार कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, तो हमारे पास 96 और आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अनुपात से अनुपात के जो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इस टाइप के ये पूछे जा रहे हैं, इनमें आपको गलती नहीं करनी है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऊंचाई और दूरी के करवा देता हूं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास ऊंचाई और दूरी के, आप किस तरीके से इन क्वेश्चनों को आराम से इजीली तरीके से सोल्व करके आओगे, क्योंकि ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ऊंचाई और दूरी का, और उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल आप सेकंडों में बताने वाले हो। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, देखिए क्या है। ऊंचाई और दूरी को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए ज़्यादातर आपके पास में एक लिखिए लंब, एक लिखिए आधार और एक लिखिए कर्ण। अगर आप देखना चाहो तो मैं देखो कितनी स्पीड में आपको ऊंचाई दूरी समझा सकता हूं। आपको सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं। कौन से, एक तो रखना आपको 312, एक रख वो सॉरी सबसे पहले लिखना आपको 132, 112 और 312, बस ऊंचाई दूरी क्लियर है। एक बार फिर से मैंने क्या कहा, आपको 132, 112, 312 इतना ध्यान रखना है बस। क्या है इनका मतलब सर, देखिए ये है आपके पास है लंब, ये है आपके पास आधार और ये है आपके पास है कर्ण, जो कि परमानेंटली और फिक्स होते हैं। किस चीज के होते हैं, आप जब भी ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन सरल करोगे, प्रेजेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, या तो उसमें 30 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, या उसमें 45 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, या उसमें सर 60 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये कोई एक डायग्राम है, ये मान लीजिए ये है आपके पास है, ये आपके पास है क्या है सर, ये हमारे पास है एक डायग्राम है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सर यहाँ पर जो थीटा बनता है ना, ये वाला जो थीटा बनता है, या तो आपके पास 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, या आपके पास 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का तो ये आपके पास है फिक्स रहता है। अब इसमें किसको क्या मानते हैं सर, देखिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये आपके पास है बेस है तो बी से प्रदर्शित करो, ये आपके पास है परपेंडिकुलर है तो इसको पी से प्रदर्शित करो। अपन को सिर्फ अपना काम निकालना है। अगर सर ये हमारे पास आधार है तो हम देखो आधार बोलते हैं इसको हिंदी में, आधार को ए लिखो, और ये आपके पास है लंब है तो आप इसको एल लिखो, और ये आपके पास है कर्ण है तो आप इसको के लिखो, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो फिर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास सर, फॉर्मूला है हमारे पास है राशि, ऊपर तो लिखोगे आप राशि, और सर नीचे हम लिखेंगे यूनिट, और जिसका मान निकालना है ना उसकी यूनिट से हम गुणा करेंगे, यानी किसका से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और किसका की जगह पर भी क्या आएगी सर, किसका की जगह पर भी हमारे पास है यूनिट ही आती है। अब आप ये कहोगे कि ये यूनिट क्या होती है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से हर क्लास में समझा चुका हूँ। यूनिट 2 पैटर्न की होती है, एक होती है यूनिट परसेंटेज में बनती है पूरी मैथमेटिक्स में, और दूसरी जो यूनिट बनती है ना वो बनती है आपके रेशो के फॉर्मेट में, अनुपात में। तो आज हम सीखेंगे कि रेशो में यूनिट कैसे बनती है। तो आपको क्या करना है, ऊपर तो राशि लिखनी है, उसी राशि को नीचे लिखना है, लेकिन किस में लिखोगे, यूनिट के फॉर्मेट में। जैसे आपने ऊपर क्या लिख दिया, आधार लिख दिया, 15 मीटर इसका आधार है, तो 15 मीटर आधार की यूनिट लिखनी है नीचे, यानी कि आधार बटे आधार, लंबाई है तो लंबाई बटे लंबाई की यूनिट। अब आप ये कहोगे इनकी यूनिट कैसे निकाली जाती है, तो कुछ यूनिट जो परमानेंटली फिक्स है उनको तो आप रट्टा मारो। सर ये जो 30 डिग्री होती है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 132। कितनी होती है आपके पास है, 132, बस यहाँ आप अंडर रूट लगा दीजिए। और याद कैसे करोगे, लखने लिखते हो ना आप LAKHAN, तो LA से 45 डिग्री की कितनी होती है आपके पास है, 112। कितनी होती है आपके पास है, 112, यहाँ रूट लगा दीजिए। इसकी कितनी होती है आपके पास सर, ये होती है आपके पास है 312। कितनी होती है आपके पास है, 312, यहाँ रूट लगा दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं ये परमानेंट और फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। अब मान लीजिए आप ये कहोगे सर कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, इन यूनिटों को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन हमारे पास है यह कि एक मीनार भूमि पर खड़ी है। ठीक है, एक मीनार है, ये इस तरीके से कोई मान लीजिएगा एक मीनार है, कहाँ पर खड़ी है आपके पास, भूमि पर खड़ी है, और मीनार के आधार से
ये मीनार है, क्योंकि हमने मीनार इसको माना है। तो मीनार का आधार कौन सा, ये आधार है। आधार से 30 मीटर दूर, यानी कि ये 30 मीटर दूर है आपके पास कि दूरी पर भूमि पर एक बिंदु है, ये रहा बिंदु, और इससे ये मीनार इस तरीके से मिली हुई है। इस पर ये मीनार क्या है आपके पास है, इस तरीके से मिली हुई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भूमि के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण, यानी कि ये जो कोण है ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी सर इसने इस ऊंचाई का मान पूछा, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। किसका मान पूछा, इस ऊंचाई का। तो मैंने क्या कहा आपसे, आप इस क्वेश्चन को यहाँ ले चलो, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं इसमें ये कितना हमारे पास है सर, 30 डिग्री है। और ये जो आधार है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो जिसे आपने आधार माना था, ये कितना आया था उसमें, एक बार फिर से पढ़ लो। देखो ये कितना आया था हमारे पास सर, ये 30 मीटर आया था। ये कितना आया था हमारे पास सर, ये हमारे पास 30 मीटर है। किसका मान पूछा सर, ये जो मीनार है ना लंबाई, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या था हमारे पास है सर, इसका हमसे मान पूछा था। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले राशि ढूंढनी है, दी गई राशि। तो राशि कितनी है सर, राशि के फॉर्मेट में हमारे पास है 30 मीटर है, और इस 30 मीटर का क्या नाम है, 30 मीटर का नाम आधार है। तो आधार बट्टे में आधार की यूनिट आएगी। अब आधार की यूनिट 30 डिग्री के लिए देखो क्या है सर, 30 डिग्री के लिए आधार की यूनिट परमानेंटली फिक्स होती है, √3 होता है। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, √3 आएगा। गुणा किससे करना है सर, 30 डिग्री के लिए लंब पूछा है, 30 डिग्री के लिए लंब कितना होता है, 1 होता है, 1 यूनिट का मान पूछा है। क्योंकि मैंने ये कहा यूनिट 2 जगह आती है, यूनिट का ही तो भाग लगता है, यूनिट से ही गुणा होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, बस आंसर आ गया आपका। अब हमेशा ध्यान रखिए अंडर में कभी भी हर में संख्या अंडर की नहीं रहती है। अगर मान लो अंडर में हर की संख्या आ जाए, सॉरी हर में अगर अंडर की संख्या आ जाए, तो हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है भाई। और √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो कितना आंसर आएगा आपके पास है, 10√3 आएगा। किस ऑप्शन में 10√3 देख लीजिएगा सर, हमारे पास है 10√3 इस ऑप्शन में। एक बार फिर सुनिएगा, मैंने क्या कहा था सर, ये 30 बटे कितना आपके पास है, √3 है। अगर नीचे अंडर की संख्या आ जाए तो ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, अंडर से ही, सेम से। और हमेशा परमानेंटली फिक्स रट्टा मार लेना कि सर √a को अगर हमने √a से गुणा कर दिया ना, तो हमारे पास रिजल्ट a आता है निकल के। तो इस तरीके से 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 पूरा का पूरा बार आ जाएगा निकल के, और फिर उस 3 से अगर हम इससे काटते हैं तो हमारे पास 10 बार कटेगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सर, समतल पर एक चट्टान के पाद से, ये लीजिएगा, ये है आपके पास इस तरीके से फिर से डायग्राम बन रहा है आपके पास। कैसे बन रहा है डायग्राम, ये मान लीजिए सर हमारे पास है, इसे हम समतल बोलते हैं, और पाद की बात है तो ये हमारे पास पाद है इसका, ठीक है ना। समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से 300 मीटर दूर एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण, यानी सर ये समतल भूमि है, तो यहां से यहां तक कितनी दूर आपके पास है, 300 मीटर दूर। कितने मीटर दूर आपके पास है, 300 मीटर दूर, ठीक है। एक चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई बताओ, ये जो चट्टान है ना आपके पास, इस चट्टान की क्या पूछी है सर, इस चट्टान की हमसे हाइट पूछी है, यानी सर ये एक तरीके से चट्टान है, इसकी हाइट पूछी है। और ये कितना दिया आपको सर, ये हमको 60 डिग्री दिया है। ये कितना दिया, 60 डिग्री। तो आपको क्या करना, दी गई राशि बट्टे में यूनिट। तो दी गई राशि कितनी है सर, दी गई राशि आधार दे रखा है, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि 60 डिग्री के लिए आधार की यूनिट कितनी होती है। तो 60 डिग्री के लिए आधार की यूनिट आप यहाँ से रट्टा मारो सर, 60 डिग्री और आधार की यूनिट 1 होती है, और उसमें लंबाई निकालनी है, √3 का मान निकालना है। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 1 आएगा, और √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 300 √3 आपके पास ये आ गया। यानी आपको याद कैसे करना है, फटाफट से अगर आप याद करोगे 132, 112 और 312, बस याद हो गए आपको। एक बार फिर से देखिएगा, ये कोई क्वेश्चन है आपके पास है, देखो NTPC का है, कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। यानी कि आप ये कह सकते हो छड़ की लंबाई, ये आपके पास मान लीजिए एक छड़ी है और ये इसकी छाया है, ये क्या है आपके पास है, छाया है। तो छड़ की लंबाई कितनी आपके पास है सर, 2 है,
और देखिए बाद में क्या लिखा है, पहले लंबाई लिखिए फिर लिखा है उसकी छाया का अनुपात √12 है। ये कितना आपके पास है, √ कितना आपके पास है 12 है। आपसे ये पूछा कि आपको ये बताना है कि ये जो उन्नयन कोण बना हुआ है ना यहाँ पर, इसका मान कितना है, इसी का आपसे मान पूछा है। हम मान भी बता सकते हैं, हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने से पहले ट्रिक्स क्या लिखाई थी मैंने सर, ट्रिक्स लिखाई थी 132, 112 और 312। अब देखते हैं कि किस में हमारे पास ये मिलेगा। सर हम सबसे पहले इसमें लंब और आधार लिखेंगे, कर्ण की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो लंब कितना दिख रहा है आपको सर, लंब हमको 2 दिख रहा है। आधार कितना दिख रहा है आपको, √12 दिख रहा है। आप ये बताइए √12 को हम क्या लिख सकते हैं सर, √12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। और 4 में से बाहर कितना आएगा 2, तो 2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको हमने क्या लिख दिया, इतना लिख दिया। 4 में से आएगा 2 और ये रह जाएगा आपके पास √3, 2 से आपका 2 कट जाएगा। तो 1:3, 1:3, यानी 13 किस में आता है सर, 13 तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आता है। देखो ये 13 यहाँ पे है ना, और आप √ को मत पढ़ो, 13 मान किसका होता है सर, 13 मान फर्स्ट का होता है। ये फर्स्ट में क्या आता है सर, हमने ऐसे लिखा था ना, ये आपके पास है फर्स्ट है, ये 30 है, क्रम से लिखो, फिर 45 आता है और फिर 60 आता है। भाई 30, 45, 60 मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है इनको। तो आप ये कह सकते हो सर, एक तरीके से स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं हमारा आंसर 30 डिग्री होगा। ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी भी अगर आपने गलती कर दी ऊंचाई दूरी के एक सिंपल से क्वेश्चन में, तो फिर आपको माफ नहीं किया जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये भी आपके पास एनटीपीसी का क्वेश्चन, एक बार फिर समझने की कोशिश करो। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, वापस से अगर हम बात करें तो ये कितना आपके पास है, 30 डिग्री है, ठीक है। वह बिंदु मीनार के 5 से 48 मीटर की दूरी पर है। ये वापस 48 मीटर है, इसी का आपसे मान पूछा है। आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। पहले देखो, पहले क्या लिखा था मैंने 132, और ये पहला ही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ √ लगता है। 132 लिखा दिया ना आपने, बाकी किसी को मत लिखो, 112, 312। तो 132 अगर हम बात करें, आधार ये क्या होता है L1 के, यानी कि लंब, तो लंब का मान निकालना है 48। ये क्या आधार है, आधार बट्टे में आधार। अरे भाई ये लंब हम ऐसे लिखते हैं ना L1 के, तो सर हम ये कह सकते हैं आधार बट्टे में आधार, लंबाई का मान निकालना 1, फिक्स हो गया कि √3 से ऊपर नीचे गुणा होगा। √3 से अगर ऊपर नीचे गुणा होगा, 3 को 3 से गुणा करते ही 3 आ जाता है। 3 से कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है, 16√3। तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन जानबूझ करके ज्यादा लिए हैं, इनसे एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। बस आपको कितना सा रट्टा मारना है, आपको इतना सा रट्टा मारना है कि 132, 112 और कितना होता है आपके पास है सर, 312 होता है। अगर आपने ये समझ गए, ये कितना आपके पास है, 30 है, 45 है, और ये कितना आपके पास है, 60 है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, यानी इनकी यूनिट फिक्स है। तो क्वेश्चन को कैसे जमाना है मैं आपको कुछ क्वेश्चनों से ये समझा चुका हूँ। अब आ जाइएगा आप अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, संख्या बतानी है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक संख्या में सर 20% की वृद्धि करने पर, तो सबसे पहले आप इसकी भिन्न लिखोगे। इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास है, 1/4, सॉरी 1/5। अब वृद्धि है तो किसका निशान आएगा, प्लस का। इसे हम कैसे पढ़ते हैं सर, ये हमारे पास है ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है हमारे पास है सर, परिणाम है, वृद्धि है। एक तरीके से ये क्या है हमारे पास सर, ये इंक्रीज है, वृद्धि है। ये क्या है हमारे पास सर, ओरिजिनल नंबर है। ये हमारे पास है मूल संख्या है। ये क्या है हमारे पास है सर, ओरिजिनल नंबर है ये आपके पास। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 आता है। यानी एक संख्या कितनी है आपके पास, 5। 5 में वृद्धि कितनी करोगे, 1 की। तो 5 में आप जैसे ही 1 की वृद्धि करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, 6 आएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिजल्ट 6 आएगा ना, उसका मान आपको दे रखा 240। तो 240 बट्टे में 6 और गुणा करना, जिसका मान निकालना उसे मूल संख्या यानी 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 40 बार। तो कितना आंसर आएगा आपके पास है, 200। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर आप चाहो तो इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो सरल। कैसे कर सकते हो सर, 20% की वृद्धि करने पर ऐसे x मान के कर लो। कोई संख्या x से अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास है, 100। अगर हम इसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो हमारे पास 240 आता है। 120 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास है, 200। देखो बेसिक से भी सिंपल ही था क्वेश्चन आपके पास। एक संख्या x थी, x में 20% वृद्धि 120/100, तो परिणाम कितना आता है, 240 आता है। सोल्व करते ही आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा ही जा रहा है, 1/30 का कितना प्रतिशत 2/30 है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला हमेशा समझाते हुए आ रहा हूं कि एक फॉर्मूला रट्टा मारो, कौन बटे किसका इंटू 100, कौन बटे किसका इंटू क्या होता है आपके पास है 100। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है सर, इस फॉर्मूले का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब दो संख्याओं की आपस में तुलना की जाए, जैसे इन दोनों संख्याओं की तुलना की जा रही है, तो हमको ये पता नहीं लगता कि इसमें हर में कौन सी संख्या आएगी और अंश में कौन सी संख्या आएगी। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि जिस संख्या के पीछे का शब्द लिखा हुआ है, जिस संख्या के पीछे का शब्द लिखा हुआ है वो संख्या हर में आएगी, बाकी अंश में जाएगी और गुणा 100 से करोगे, बस इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। इस फॉर्मूले से सिर्फ आप ये पता लगाओगे कि हर में बट्टे में संख्या कौन सी आएगी। जैसे हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो पहली संख्या यहाँ लिखो और दूसरी संख्या आप यहाँ लिखो। पहली संख्या कितनी आपके पास है 1/30 है, ध्यान रखिए इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, का शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी आपके पास है सर 2/30 है। तो आपको क्या करना है, एक तरीका तो यह है कि आप इसको 2/30 और बट्टे में कितना कर दोगे 1/30 और गुणा कर दो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है इतना बड़ा, बल्कि आपको क्या करना है, पहली संख्या के नीचे भिन्न लिखो, दूसरे के नीचे भिन्न लिखो, फिर कुछ कट रहा तो जरूर काटो। आप ये कह सकते हो सर देखो 30 से आपके पास ये 30 कट गया, क्लियर है। काटने के बाद क्या करना है, काटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको तो इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, पहले तीर का निशान ऐसे चलाना और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2। अब क्वेश्चन को तसल्ली से जमा लो। कैसे जमा लो सर, इस संख्या के पीछे पहली संख्या का मान ये रहा, इसके पीछे का है, तो 1 तो आएगा नीचे, 2 जाएगा ऊपर और गुणा किससे करोगे आप 100 से। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 200% हमारा आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि सर हमको डी ऑप्शन में दिखाई देगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा 20 नंबर पर। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित संख्या का अंकगणितीय माध्य। यहां मैंने अंकगणितीय माध्य लिखा है, जबकि हम ये कह सकते हैं, देखो एक शब्द आप या तो कह दीजिए औसत, या कह दीजिए आप माध्य, या फिर आप कह दीजिए समांतर माध्य, या फिर आप क्या कह दीजिए समांतर माध्य, या फिर आप कह दीजिए इसको अंकगणितीय माध्य। ये एक ही शब्द है आपके पास। कौन कौन से शब्द हैं आपके पास, औसत, माध्य, समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य, एक ही शब्द होता है। जैसे आपको कहा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकगणितीय माध्य की जगह समांतर माध्य बताऊं, तो इतना सारा डेटा अगर आपको दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है, उस डेटा को पहले बढ़ते हुए क्रम में जमाओ और जमाने के बाद बीचों बीच का आपका आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपका डेटा छोटा मोटा ही है, जैसे मान लो और आपको ऐसा लगा कि सर ये तो क्रमागत नहीं है, ऐसा कोई डेटा आ जाए 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के पास 5 और फिर आ गया 3, तो आपने जमाया कि सर 2, 3, 5, 7 और 10, सर इसमें 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर आपके पास 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है। अगर ऐसा लगे इनका अंतर समान नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, राशियों का 1/8 राशियों की संख्या लगाना है। लेकिन ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आता है जिनके अंतर समान हो, तो इसको क्या करना है, पहले बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। तो सर ऑलरेडी जमा हुआ है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक है और सारे नंबर सीरीज में भी है। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है, बीचों बीच की संख्या औसत होता है, या बीचों बीच की संख्या क्या होता है आपके पास, समांतर होता है, समांतर माध्य होता है। तो आप पहले पूरे डेटा को काउंट करो कितने हैं, फिर बीच की संख्या काउंट करना। सर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है सर टोटल। तो 28 आपके पास डेटा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर 28 है ना हमारे पास टोटल डेटा। तो हम क्या करेंगे सर, 13 इधर से काट देंगे, 13 इधर से काट देंगे, ताकि 26 संख्या है तो कट जाएगी। भाई 28 में से आपने क्या किया, 28 में से आपने 26 काट दी तो 2 बचेगी, तो पहले 13 काटो आप, स्टार्टिंग की 13 काट दो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब आपके पास है दोनों साइड से बराबर काटा, हमारे पास 5 और 5 बच गया। तो जो भी संख्या बच जाती है, अगर एक ही संख्या बचती तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, तो जो भी संख्या बच जाती है ना, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 5 + 5 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वापस से 5 जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास, सर हमारे पास है बी ऑप्शन में। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अंकगणितीय माध्य समांतर माध्य का अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आपको गलत करके नहीं आना है। एक ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, हो सकता है कल वापस से आपको देखने को मिले,
क्वेश्चन इस तरीके का सिंपल है, कुछ नहीं करना। जब भी मैंने ये कहा औसत पढ़ा दिया है इससे पहले, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस औसत को जरूर पढ़ के जाना। जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो। जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए उनको तो कम से कम रट्टा मार के ही जाओ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बट्टा पढ़ाया, बट्टा से पहले लाभ हानि, लाभ हानि से पहले औसत पढ़ाया है, और औसत से पहले आयु संबंधी पढ़ाया है। तो इनको तो बिल्कुल रट्टा मार के जाओ। और उससे पहले मैंने आपको बीजगणित, ट्रिकोनोमेट्री, ऊंचाई दूरी सब कुछ पढ़ा रखा है। नाभ धारा, मैंने आपको समय दूरी, रेलगाड़ी, ये सारे चैप्टर पढ़ा दिए जो अभी बोले हैं। रिपीट करके देखने ना क्या क्या मैंने बोले हैं। क्वेश्चन क्या है सर, 60 विद्यार्थियों के कक्षा में 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का औसत वार 40 है जबकि सभी लड़कियों का इतना है, संपूर्ण कक्षा का औसत वार कितना होगा। कभी भी आप क्वेश्चन में फंसने लगे तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, यहां लिख लीजिए आप संख्या, यहां लिख लीजिएगा आप औसत, और यहां लिख लीजिएगा आप योग। बस इस तरीके से क्वेश्चनों को सरल करोगे। संख्या, औसत और योग से हम सरल करेंगे। संख्या देखो कितनी, टोटल विद्यार्थी कितने सर, हमारे पास है 60 विद्यार्थी टोटल है, उनमें से 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना 40 kg है। आप ये बताइए 60 में से अगर लड़कियां कितनी है 20 है, तो फिर लड़के कितने हुए 40। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर लड़कों की संख्या कितनी आपके पास है 40 है। और कमाल की बात यह है 40 का औसत 40 ही है। पहले क्वेश्चन को जमाओ आराम से। जबकि सभी लड़कियों का औसत 35 है। जब टोटल 60 है, 60 में से 40 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची आपके पास है 20 बची, और उनका औसत कितना आपके पास है 35 है। आपको क्या करना है, योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या गुणा औसत। जैसे ही आप इनको गुणा करोगे तो आपके पास योग आ जाएगा। लेकिन आप गुणा मत करिए, गुणा करने से पहले अगर ये शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट जरूर करें। शॉर्ट कैसे हो रहा है सर, ये जो संख्या है इसको आप अनुपात बना सकते हो। इसको 20 से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, 20 से कितनी बार कटेगा 1 बार। यानी हम जब क्वेश्चन को सरल करते हैं तो संख्या का रेशो ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ संख्या का ही ले सकते हैं, बाकी किसी का नहीं ले सकते। आप औसत का रेशो नहीं ले सकते, ओनली फॉर किसका ले सकते हो, संख्या का ले सकते हो। जैसे ही आपने इनका रेशो ले लिया, अब क्वेश्चन इजी हो गया। दोनों को गुणा करो कितना हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करो कितना हो जाएगा 35। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि संपूर्ण कक्षा का औसत कितना है। संपूर्ण कक्षा कितनी हो गई 2 + 1 3, संपूर्ण कक्षा हो गई। इनका क्या पूछा है आपसे, औसत पूछा है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर हमारे पास इतना हो जाएगा। फिर आप ये कह सकते हो कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 बच जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार। 38 पॉइंट कुछ आएगा। किस ऑप्शन में हमारे पास, सर बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन को गलत करके मत आना, क्वेश्चन आ रहा है, मैं कोई फेकोलॉजी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप इस क्लास को, वैसे मैं खुद ही स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप 2x की स्पीड पे देख करके जरूर जाए। एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास है जो कि सरल ब्याज का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा गया है। अभी जो 15 या 16 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी, सेम डिट्टो क्वेश्चन ऐसा ही आया था। एक बार फिर समझा रहा हूं कि सरल ब्याज का क्वेश्चन क्या है। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी होती है, तो कितने वर्ष में यह राशि मूल राशि से 10 गुना हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन ये सरल ब्याज में भी बनता है, ये क्वेश्चन सरल ब्याज में भी बनता है, और ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में भी बनता है, सेम लैंग्वेज में। मैं आपको दोनों के ही क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको गलती नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, सर एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि मूल राशि से 10 गुना हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है तो साधारण ब्याज किसको कहते हैं सर, साधारण ब्याज वो होता है, जैसे मान लो आपने मुझे 100 रुपये उधार दिए और उस पर ब्याज कितना लग रहा है, 1 साल का 100 रुपये लग रहा है, तो हर साल 100 रुपये उस पर ब्याज लगता जाएगा, 100 लगेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि पहली साल 100 रुपये लगा तो वो 200 गए, फिर 200 पे फिर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इसने एक लाइन कह रखी है कि सर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। आप थोड़ा दिमाग से सोचो, आपने मुझे 100 रुपये दिए, 6 साल मैंने आपको 200 दे दिए, तो आप क्या कहोगे, सर आपने राशि दुगना कर दी। जबकि हकीकत पता है कि आपको वो राशि दुगना नहीं हुई है। मैंने आपको जब 200 रुपये दिए थे तो उसमें एक 100 का नोट तो आपका खुद का ही था। भैया आपने 100 दिए, मैंने 6 साल में आपको 200 दिए, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि एक 100 का नोट तो मेरा। सर अगर देखा जाए तो आपने ब्याज मुझे 100 रुपये का ही दिया, 1 गुना ही ब्याज मिला है मुझे। अगर 1 गुना ही ब्याज मिला तो बस क्वेश्चन आपका सरल हो गया। यानी 6 वर्ष में राशि कितनी हो रही है दुगना, तो आपको दुगना नहीं करना, आपको 1 गुना ही करना है। यहाँ पर कितना करना, एक जो मूलधन है ना आपके खुद के 100 के नोट है उसको निकाल लो।
तो यह राशि मूल राशि से 10 गुना कब हो जाएगी? 10 गुना नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक गुना ही वो सॉरी 1 गुना कम करो 10 में से, आपको सिर्फ यहाँ 9 गुना ही लिखना है। बस इतना समझ जाओ आप, बाकी कुछ नहीं करना है। इतना समझ जाओ कि सरल ब्याज का क्वेश्चन है तो खुद की राशि को निकाल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब क्वेश्चन ऐसे होगा कि 1 गुना कितने साल में होती है? 6 साल में, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सर वो ये पूछना चाह रहा है कि 9 गुना कितने साल में हो जाएगी? 9 गुना कितने साल में हो जाएगी? तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 54 साल। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन। फिर से सुनिए, अगर क्वेश्चन सरल ब्याज का तो मूल राशि नहीं काउंट करते हम। आप ये कहोगे मान लो कि सर ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ये क्वेश्चन होता ना आपके पास है तो यहाँ 10 गुना नहीं आता, कुछ और गुना आता। तो उसका क्या रीजन होता है? अगर ये क्वेश्चन आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज का होता तो क्वेश्चन ऐसे बनता कि सर 6 वर्ष में राशि कितनी हो रही है आपके पास? सर 6 वर्ष में राशि दुगुना हो रही है। 6 वर्ष में राशि कितनी हो रही है आपके पास? दुगुना हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि सर हर हिसाब हर 6 साल बाद होगा। यानी अगला हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज में कब होगा? सर 6 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष बाद होगा। तो 12 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? सर पहले राशि दुगुना थी ना, तो इसकी फिर से दुगुना हो जाएगी जितनी हुई है उसकी, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ के पास? यानी सर 4 गुना हो जाएगी। अगला हिसाब कब होगा? सर अगला हिसाब होगा आपका 18 साल बाद, और 18 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? जितनी भी राशि है ना उसका दुगुना हो जाएगी। यानी सर कितनी हो जाएगी आपके पास? 8 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करते हैं? इस साइड हम प्लस करते जाते हैं, 6 12 18 24 आएगा, और इस साइड सर हम जो भी कहा दुगुना है तो दुगुना। अगर ये 3 गुना कहता तो सर इसका 3 गुना कितना होता? 6। फिर 6 का 3 गुना कितना होता? 18। यानी उसको गुणा से गुना करते जाते हैं। एक बार फिर बड़े ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन सीआई का है तो इधर जुड़ेगा, और इधर वो कह रहा है कि 4 गुना, तो हर राशि को 4 4 से गुणा करते हुए हम जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वह अवधि ज्ञात करिए जब वह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का ही आ गया, गलती से मुझे चक्रवृद्धि ब्याज का ही लेना था यहाँ, लेकिन शायद ये टाइप हो गया। मैं तो यही सोच रहा था कि अगला चक्रवृद्धि ब्याज का ही, लेकिन कोई बात नहीं। देखो दुगुना हो रहा है तो सरल ब्याज में तो हम 1 गुना ही मानते हैं इसको, 4 गुना हो रहा है तो सरल ब्याज में तो हम इसे 3 गुना ही मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 1 गुना कितने साल में हो रहा है? 8 में। तो आपको कितना गुना निकालना? 3। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 24 साल। अगर ये क्वेश्चन सीआई का होता तो कैसे करते हैं? सर 8 साल में राशि कितनी हो रही है? दुगुना। 8 साल में कितनी हो रही है? दुगुना। अगला हिसाब कब होगा? 16 साल में, तो इसको 2 से गुणा करो, कितनी हो जाएगी? 4 गुना। अगला हिसाब कब होगा? 24 साल में, कितनी हो जाएगी आपके पास? 8 गुना। तो अगर ये क्वेश्चन सेम होता आपके पास, ये पूछता कि 4 गुना कब हो जाएगी, तो आंसर आपका 16 साल होता। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में तो जल्दी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज में 16 साल होते ही आपकी 4 गुना हो जाती है, लेकिन अगर सरल ब्याज का है तो वो 24 साल में जाके वो राशि कितनी हो रही है आपके पास? 4 गुना हो रही है। तो दोनों क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन खूब आए हैं इनके, हो सकता है कल भी आपको देखने को मिले। मैं 2 क्वेश्चन और आपको सरल करवा देता हूं। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये किसका क्वेश्चन है आपके पास? चक्रवृद्धि ब्याज का है। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सिंपल पूछा जा रहा है, 2 साल का पूछा जा रहा है या 3 साल का पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास? अरुणा ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 9,000 रुपये उधार लिया। 2 वर्षों के बाद सभी बकाया चुकता करने के लिए अरुणा द्वारा कुल कितनी धनराशि चुकाई जाएगी? आप ये कहोगे सर आपने क्या किया, कुछ समझ में नहीं है। मैंने ये कहा कोई बात नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन को, चक्रवृद्धि ब्याज का है ना, आप पे कुछ भी नहीं आता, आप सबसे पहले उसकी दर निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? दर। दर कितनी है आपके पास? सर इसमें 10% दे रखी है, ठीक है। इसे 10% की आप भिन्न बना लीजिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का है तो इसकी भिन्न कितनी बनेगी? सर इसकी भिन्न बनेगी 1/10, ठीक है। अब इसको पढ़ना सीखो। ये क्या है हमारे पास? सर ये इसका मूलधन है। ये क्या है हमारे पास? है मूलधन है। ये 1 रुपये क्या है हमारे पास? सर ये इसका ब्याज है, ठीक है। यानी सर कि ये 10 रुपये की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लग गया, तो इस 11 का क्या नाम है आपके पास? सर 11 धन का नाम मिश्र धन है, अमाउंट है। ये तीनों डेटा पढ़ना सीखो। हर में लिखी हुई संख्या मूलधन कहलाती है, ऊपर ब्याज कहलाता है, और 11 रुपये का मिश्र धन कहलाएगा, जो कि बाद में राशि हो जाती है। क्वेश्चन को कैसे जमाना है? अब क्वेश्चन को ऐसे जमाना है कि मूलधन कितना है? 10 रुपये की राशि पर 1 रुपये का ब्याज लगा, 11 हो गया। 2 साल दे रखा है तो 2 बार लिखना है ऐसे। 3 साल दे रखा है 3 बार लिखना, ठीक है। इस लाइन का गुणा कितना हो गया? 100। इस लाइन का गुणा कितना हो गया? 121। यानी कि ये क्या है आपके पास? सर ये मूलधन है, क्योंकि देखो मूलधन से ही तो आया ये। और ये क्या है
है आपके पास मिश्र धन है, क्योंकि 11 से ही तो 121 बना है। सर इतने रुपए की राशि कितने रुपए हो गई, इतने रुपए हो गए, 21 रुपए का क्या लग गया, ब्याज। 21 रुपए का क्या लग गया आपके पास है, ब्याज लग गया। ठीक है, पूछा क्या है, दिया क्या है। सर इसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर 900 रुपए उधार लिए। आप ये बताइए, क्या उधार लिए, क्या ये आपके पास मूलधन का मान है क्या नहीं है, ये प्रिंसिपल का मान है क्या नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल, फॉर्मूला याद है, राशि बट्टे राशि, राशि बट्टे यूनिट। सर ये मूलधन है तो मूलधन और बट्टे में आएगी आपके पास है मूलधन की यूनिट। मूलधन की यूनिट कितनी है आपके पास है, सर ये मूलधन की यूनिट है 100 है, और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करना है। 2 साल के बाद सभी बकाया चुकता करने के बाद अरुणा द्वारा कुल कितनी धनराशि चुकाई गई, मतलब मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन की यूनिट कितनी आपके पास है, 121 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपके पास, ये हो जाएगा 0, ये 9 18 और ये हो जाएगा, सॉरी देखिए सही गुणा करिए आप इसको, देखिए ये 0 लग जाएगी, ये 9 9 दूनी का 18 हासिल की एक, और ये हो जाएगा 10 10 890 किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। अगर सेम डिट्टो क्वेश्चन होता और आपसे ये क्वेश्चन ब्याज पूछता तो आप क्या करते, सर हम ये करते 121 को हटा करके यहाँ सिर्फ 21 आता, यहाँ चेंज हो जाता, ये किसका शब्द चेंज हो जाता, दी गई राशि बट्टे में यूनिट सेम रहेगा, जिसका मान निकालते हैं हम उससे गुणा करते हैं। अगर ब्याज पूछता तो सिर्फ 21 आता, मिश्र धन पूछा तो 121 आया। क्लियर है आपके पास कैसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सरल करोगे, तुरंत ही आप भिन्न बनाओगे, भिन्न बनाने के बाद इसे मूलधन, ये ब्याज और ये मिश्रधन, 10 रुपए की राशि इतनी हो गई, 10 रुपए की राशि इतनी हो गई, 2 साल में 2 बार लिखो, 3 साल में 3 बार, 4 साल में 4 साल। इसको इससे गुणा किया तो इस लाइन का गुणा ये रहा, इस लाइन का गुणा ये रहा। ये 10 क्या था आपके पास, मूलधन था तो गुणा करने पर मूलधन ही आएगा। 11 क्या था, मिश्रधन था तो गुणा करने पर मिश्रधन आएगा। 100 रुपए की राशि इतनी हो गई, 21 रुपए का ब्याज लगा, लेकिन इसमें ब्याज पूछा ही नहीं था, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं थी। दी गई राशि बटे यूनिट, जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ रहता तो मिश्र धन बटे मिश्र धन की यूनिट और जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखें आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन को चेंज करना आना चाहिए। अगर उसमें ब्याज दिया हुआ मिलता, देखो आप ये बात देख लीजिए, इस क्वेश्चन को यहां तक करने का तरीका तो बिल्कुल फिक्स रहता, ये तो आपको करना ही करना है, ये वाला पोर्शन तो कुछ भी पूछे तब भी करना है। ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज होगा जब भी चेंज होगा ना, जब कैसे, मान लो सर इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई मिल सकती है, 3 चीजें दी हुई मिल सकती है, मूलधन और ब्याज और मिश्रधन, 3 चीजें दी हुई मिल सकती है। या तो सर मूलधन दिया हुआ मिलेगा, या सर हमको ब्याज दिया हुआ मिलेगा, या सर हमको मिश्रधन दिया हुआ मिलेगा, और 3 चीजें पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये क्या होता आपके पास है, ये ब्याज होता, इसका नाम क्या होता आपके पास, ब्याज। और सेम क्वेश्चन डिट्टो यही होता कि 900 रुपए का ब्याज आपको मिल रहा है तो कितनी राशि चुकाई होती, तो आप क्वेश्चन को कैसे जमाते, ये सेम रहता पोर्शन। सर यहाँ चेंज हो जाता ये वाला, तो हम क्या करते हैं, सर ये 9,000 का ब्याज है ना, तो 9,000 बटे में इस बार 21 आता, ब्याज बटे ब्याज, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, गुणा, तो 121 से ही करना पड़ता। और अगर मान लीजिए ये आपके पास है मिश्र धन होता, ये अमाउंट होता, तो फिर क्या करते, तो सर हम क्या करते हैं, ये आपके पास है कितना होता, 9,000 अमाउंट बट्टे अमाउंट, अमाउंट कितना होता फिर 121, और जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो गोला दिखाई दे रहा है ये तो पोर्शन फिक्स था, ये चेंज होगा, ये आपको दिमाग लगाना है कि क्या दिया हुआ है उसी को दोबारा लिखना, जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा आज के पे, जो कि आपको मैंने सरल ब्याज का लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतने रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, वह धनराशि कितनी होगी। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, क्वेश्चन किसी का भी हो आप इसको जरूर याद रखें, राशि और बट्टे में यूनिट। अगर इस फॉर्मूले को आप समझ गए तो आपकी किस्मत खुल गई, आपकी क्या खुल गई, किस्मत खुल गई। और अगर क्वेश्चन आपके पास है किसका है, सरल ब्याज का है, तो सरल ब्याज में जो परमानेंट यूनिट होती है ना, कम से कम उनको तो रट्टा मार ही लो आप। कैसे, सरल ब्याज में क्या है कि जैसे मूलधन है आपके पास, या फिर आप प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल की जो यूनिट होती है ना वो परमानेंटली फिक्स होती है कि 100% होती है। इसी तरीके से ब्याज होता है, ब्याज की यूनिट क्या होती है, ब्याज की यूनिट होती है सर R/T%। इसी तरीके से अमाउंट होता है मिश्रधन, मिश्रधन की यूनिट क्या होती है 100 + RT% होती है। तीनों यूनिटों को आप जरूर रट्टा मारें और कुछ नहीं करना है, दी गई राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं, गुणा। क्या दिया है सर, इसने दिया है कि 5 वर्षों में
रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम साधारण ब्याज है। 2275 अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज बट्टे में साधारण ब्याज की यूनिट आएगी, और साधारण ब्याज की यूनिट किससे निकालते हैं? आर गुणा टी परसेंट से। आर का मान कितना है? आर का मान हमारे पास है 13 है, टी का मान कितना आपके पास 5 है। तो 13 को अगर 5 से गुणा करोगे क्या 65% नहीं बढ़ेगी ब्याज की यूनिट? बिल्कुल सर, ब्याज की यूनिट कितनी बढ़ जाएगी आपके पास है? 65%। कहाँ से आया 65%? 13 को हमने किससे गुणा किया? 5 से, तो सर बट्टे में 65% आ जाएगा। और जिसका हम मान निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि का मतलब मूलधन होता है। मूलधन की यूनिट कितनी होती है? 100%। तो 100% से आपको क्या करना है? गुणा करना है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 65 से आप इसको उड़ा दीजिएगा। 65 से लगभग कितनी बार कटेगा? देखो 6 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, लास्ट का अंक पता लग गया। और इसको किससे गुणा करोगे? 5 आ जाए तो 5 से। तो इस तरीके से करेक्ट जो आंसर आएगा वो 3500 आएगा। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि कल आपकी जो क्लास है, कल जो आपका पेपर होगा उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी क्लासें। अगर कोई सी भी शिफ्ट में है, अभी जस्ट मैं क्लास को अपलोड करने वाला हूँ, 9 बज चुके हैं शाम के, आप इस क्लास को देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है, बिल्कुल अच्छे से मैथ पढ़ना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पर जाकर उपकार क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बिल्कुल नाम मात्र सी फीस में आप कंप्लीट कोर्स इसी तरीके सरल भाषा में कर सकते हो। ठीक है, जिनकी कल एग्जाम है उन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक।